रहे थे पॉइंट्स। कॉमन सील, कॉमन सील जो है एक कंपनी के लिए जो पर्सन सिग्नेचर का काम करता है, सिग्नेचर करता है, वही काम कॉमन सील कंपनी के लिए करती है। जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उस पर जो है बिना कॉमन सील के कंपनी के काम नहीं चलता है, तो कंपनी की कॉमन सील होती है जिससे वो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को साइन कर सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। The capital of the company is divided into parts is called shares. These shares are freely transferable subject to certain conditions. तो यहाँ पर जो कंपनी के शेयर होते हैं वो जो है इजीली फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं बिना कोई कंडीशंस के, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ सर्टेन कंडीशंस भी हो सकती हैं। ये कंपनी के शेयर्स पर डिपेंड करता है कि वो इजीली ट्रांसफरेबल वाले हैं या नॉन ट्रांसफरेबल वाले हैं। तो वो पर्टिकुलर शेयर्स की फीचर्स होते हैं, उसके बेस पर जो है कुछ कंडीशन के साथ जो है ये ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। Shareholder are the true owner of a company, but usually the number of shareholder is quite large, and as such it is neither possible nor desirable for each member to take part into day-to-day management of the company. Therefore the company is managed by a board of director elected by the shareholder. तो सेपरेशन होता है उसकी ओनरशिप और उसकी मैनेजमेंट में। जो मैनेजर होता है या मैनेज करता है वो डिफरेंट पर्सन होता है, और जो ओनरशिप होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनमें से कोई एक पर्सन जो है इलेक्टेड होता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इलेक्टेड करने के बाद ही क्या है चुना जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। हम कह सकते हैं कि जो मैनेज करता है, सभी शेयर होल्डर ना तो काम करना चाहते हैं ना ही डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम कह सकते हैं कि एक पर्सन जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चुना जाता है वही इसको मैनेज करता है, और जो मैनेजमेंट होती है वो ओनरशिप से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है काइंड ऑफ ए कंपनी। कंपनी से कितने टाइप हैं, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि अनलिमिटेड कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। 3 टाइप्स की हमारी कंपनी है जो कि कंपनी रजिस्टर्ड की गई है अंडर कंपनी एक्ट 2013 में। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो 3 टाइप्स की है। एक जिसके शेयर्स जो अनलिमिटेड कंपनी की बात करती है, एक लिमिटेड बाय गारंटी और एक लिमिटेड बाय शेयर्स। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, जिसमें 3 टाइप्स के आगे डिवाइड हो जाएगी कि सब डिवीज़न जो हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि पर्टिकुलर कंपनी की बात। अनलिमिटेड कंपनी क्या है? अनलिमिटेड कंपनी is a company where there is no limit on the liability of its member. It means when a company suffer loss, the company's property is not sufficient to pay off its debts, the private property of members will be used to meet the claim of creditors. तो यहाँ पर जो है इंडिया में ये कंपनी नहीं परमिट की गई है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस कंपनी की बात नहीं करते हैं। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि अनलिमिटेड कंपनी क्या है। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसकी लाइबिलिटी की लिमिट नहीं होती है। अगर कंपनी के लॉस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर उसको सारी उसकी एसेट्स बेचने के बाद भी अगर उसका पैसा पूरा डेब्ट को कवर नहीं करता है, तो उसके मेंबर्स से प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ली जा सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो गारंटी वाली कंपनी क्या है? शुरू में गारंटी दे दी जाती है स्टार्टिंग में ही कि इतने तक की लाइबिलिटी जो है आपकी रहेगी। तो गारंटी जितने की दी होती है, तो वाइंडिंग अप के टाइम पर
अगर अमाउंट कम पड़ती है तो आपकी गारंटी वाली अमाउंट भी ली जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्स की बात, जो हमारे यहाँ इंडिया में है। हम कह सकते हैं कि ये कंपनी जिसकी लाइबिलिटी ओनली शेयर तक ही है, जितने नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स की है वही तक ही पर्सन से लिया जा सकता है। इफ़ ए मेंबर हैज़ ऑलरेडी पेड द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर्स की सारी अमाउंट पे कर चुका है तो भी मतलब उसके बाद अगर कुछ अमाउंट उसकी बाकी है तो ही वो पे करेगा, अदरवाइज अगर वो फुल अमाउंट पे किया जा चुका है तो उससे कोई अमाउंट नहीं ली जाएगी। अगर उसने पार्शली पे किया है तो उतनी अमाउंट ले ली जाएगी जितना पे करना रहता है, वो भी वाइंडिंग अप के टाइम पर। तो उसके बाद इन कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी और एक है 1 पर्सन कंपनी। तो आप देख सकते हैं प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी हमारी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जो कि कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 68 के अंडर हम कह सकते हैं कि सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 68 के अंदर जो है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात जो है इसकी की गई है, जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है कि अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। लिमिट ऑफ मेंबर जो है इसके 200 रहेंगे, एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट हमारा कह सकते हैं कि प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। तो ये पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती है कि अपने शेयर्स को परचेज करवाने के लिए या ऑफर करने के लिए पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, शेयर इशू करवाने के लिए प्रोस्पेक्टस नहीं दे सकती है, ना ही कोई इनविटेशन दे सकती है। और इसके मेंबर्स की लिमिट जो है वो 200 रहेगी। पहले ये जो लिमिटेड थे वो 50 थी, अब क्या है 200 हो चुकी है। द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, और इसके लास्ट में जो है वर्ड लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी, अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो इसका सेक्शन बनता है 71, उसका सेक्शन था 68 में, सेक्शन 2 में। तो पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब पब्लिक कंपनी की क्या बातें होंगी, तो वो अपोजिट है। जैसे कि पब्लिक कंपनी जो है अपने नाम पर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करा सकती है, अपने शेयर्स के लिए क्या है इनविटेशन दे सकती है, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, प्रोस्पेक्टस हम कह सकते हैं कि छिपवा सकती है। और इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं ना उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, और कम से कम नंबर जो है इसमें 7 होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी के केस में 7 मिनिमम एंड नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स। एंड प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर जो है पास्ट एंड प्रेजेंट के एक्सक्लूसिव लेकर हम 200 कहेंगे। इनविटेशन की बात करें, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है इनवाइट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हम कहें ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की, ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, इसको आर्टिकल प्रिपरेशन करने के लिए क्या है और प्राइवेट कंपनी को करना ज़रूरी होता है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज़ नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड, द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 गिवन इन कंपनी एक्ट 2013 शैल अप्लाई। तो अगर वो आर्टिकल नहीं कर रही है तो वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड कर सकती है टेबल एफ के शेड्यूल के अंदर भी। और नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो कम से कम डायरेक्टर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में केस में, और इसमें 3 डायरेक्टर होती हैं। इसमें ओनली लिमिटेड वर्ड का यूज़ किया जाता है, पब्लिक कंपनी के केस में ओनली लिमिटेड वर्ड का यूज़ किया जाता है। लेकिन हम बात करें इसमें प्राइवेट कंपनी के केस में तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ किया जाता है, और यूज़ किया जाना कंपल्सरी है। नेक्स्ट हमारा है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी आप देख सकते हैं एक ऐसी कंपनी
जो कि एक पर्सन के द्वारा बनी है। कंपनी एक्ट 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक नई कंपनी में। जो पहले प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है वो कंपनी एक्ट 1856 के अकॉर्डिंग चल रही हैं, लेकिन ये कंपनी जो है नई इंट्रोड्यूस हुई थी 2013 में। ध्यान से समझना ये चीज़, कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि न्यू जो ये वन पर्सन कंपनी है वो कब स्टार्ट हुई, कब इंट्रोड्यूस की गई। Apart from forming a public or private limited company, the Act enables the formation of a new entry one-person company. In Act, in OPC मतलब one-person company, mean a private limited company with only one person of as its member. Following rule are applicable on the OPC. तो यहाँ पर एक ही मेंबर होगा तभी इसका नाम वन पर्सन है, और ये इसके क्या है रूल्स रहेंगे। Member of OPC only a natural person who is an Indian citizen and resident in India can be a member of OPC। जो OPC का मेंबर होगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो रेजिडेंस भी इंडियन का होना चाहिए। अब इंडिया का रेजिडेंट होना मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा इंडिया में ही रहता हो, कहीं बाहर नहीं जाए। वो 182 डेज जो है कम से कम यहाँ पर रहा हो, एक कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग कम से कम 182 दिन तक इंडिया में जो रहेगा वो क्या है, वो इंडिया का रेजिडेंट पर्सन माना जाता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि वन पर्सन कैन कंपनी जो है फॉर्म ओनली वन OPC, एक ही मेंबर होगा। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। इसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 3 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो इसको कवर कर जाता है, मान लीजिए पेड अप कैपिटल को भी कवर कर जाता है और इसको भी कवर कर जाता है, तो उसको अपने मेंबर्स की लिमिट भी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि उसको OPC से हटकर प्राइवेट कंपनी के केस में जो है एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि पर्पज़ क्या है। पर्पज़ As per Rule 3, Section 5 of the Companies Rule 2014, an OPC cannot be formed for charitable purpose. In other words, it can be formed for business purpose only. तो यहाँ पर जो इसका पर्पज है, पर्पज जो रहेगा वो बिजनेस का रहेगा, चैरिटेबल के लिए जो है वो पर्सन कंपनी नहीं बना सकता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन, कंपनी का जो है कन्वर्जन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता, ये बात करेंगे हम यहाँ पर कि एक कंपनी जो है वो OPC जो है कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अनलेस ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। मतलब कि चेंज तो कर सकती है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम जो है उसको पूरा करने के बाद ही वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन करा सकती है। जैसे कि 2 ईयर अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद कर सकते हैं, अनलेस ए पीरियड तब नहीं कर सकती है।